आखिरकार राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। उनको मंगलवार तक ये फैसला करना था, वरना एक सीट की सदस्यता अपने आप चली जाती, जो कानूनी प्रावधान है। तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला किया। उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की कि वायनाड से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। अब देखिए, इस फैसले के पीछे 3 लक्ष्य हैं और तीनों को एक साथ साधने की कोशिश है। एक तो इन तीनों लक्ष्यों के अलावा जो हुआ है उसकी बात पहले कर लेते हैं। राहुल गांधी के बारे में लगातार ये छवि बनाने की कोशिश हो रही थी लंबे समय से, और खास तौर से जुलाई 2019 के बाद से, कि राहुल गांधी इस बात से परेशान रहते हैं कि उन पर परिवारवाद का आरोप लगता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी परिवार में पैदा हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि परिवारवाद को बढ़ावा मिले। और आपको याद हो, जुलाई 2019 में जब उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा था तो उन्होंने कहा था मेरे परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3-4 दिन बाद सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बन गई, लगभग 2.5 साल तक रही। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे नाम का एक जो है, उनके नाम की कठपुतली खोज ली गई। पहले अशोक गहलोत को बनाने की कोशिश हुई, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव को लेकर कोई टिप्पणी मुझे नहीं करना है। जैसे भी हुआ, वो कांग्रेस का जो सिस्टम है, जिस तरह से चुनाव होता है उस तरह से चुनाव हुआ और वो चुने गए, तो मानना चाहिए कि वो कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। लेकिन समस्या दूसरी थी। कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष होना एक बात है, लेकिन कोई अध्यक्ष पद के साथ जो अधिकार आते हैं वो न मिलना दूसरी बात थी। तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी ही पार्टी को चला रहे हैं, और सच बात भी यही थी। सारे फैसले राहुल गांधी की मर्जी के मुताबिक हो रहे थे। यहां तक भी कोई समस्या नहीं थी। राहुल गांधी का ये जो अपनी छवि बनाने की कोशिश थी और उसमें जोड़ा गया, 2019 का चुनाव नहीं लड़ी और फिर 2024 का चुनाव नहीं लड़ी, और 2022 में भी पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी। कहा यह गया कि राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते कि उनके परिवार से 3-3 लोग सदन में हो। अब इस मुद्दे को खूब प्रचारित किया गया। जो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है वो इस प्रचार में जुट गया कि दरअसल राहुल गांधी परिवारवाद से जितना हो सके दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते। इसके लिए उन्होंने अपनी बहन को भी चुनाव लड़ने से रोक दिया। तो माना जा रहा था कि प्रियंका वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। जब ये चल रहा था तो ये कहा गया कि नहीं, राहुल ने रोक दिया है कि अमेठी से प्रियंका नहीं लड़ेंगी, क्योंकि एक साथ तीनों लोग जो है, सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा में पहुंच चुकी हैं, राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सदस्य पहले भी थे, इस बार भी चुने गए, तो तीनों लोग नहीं होंगे, इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन दरअसल चुनाव जीतने की या हारने की कहें आशंका के डर से ऐसा हो रहा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव नतीजा आया, उससे कांग्रेस और गांधी परिवार के मन में बड़ी हताशा हुई। 2.3% वोट मिले 2022 के विधानसभा चुनाव में, और कुल 2 सीटें मिली विधानसभा की 403 में से। वो भी ये जो दोनों सीटें जीतने वाले जो लोग हैं वो अपने बूते पर जीते हैं, कांग्रेस पार्टी के नाम पर नहीं जीते। लेकिन इसके बावजूद जो है, भाई बहनों की ये इच्छा थी कि परिवार के सभी लोग जो आ सकते हैं, मुझे लगता है शायद इसका अपवाद रॉबर्ट वाड्रा ही है। हालांकि केरल में आजकल मजाक चल रहा है कि पलक्कड़ की सीट, विधानसभा सीट खाली हो रही है। प्रियंका चूंकि वायनाड से लड़ रही है तो पलक्कड़ से जो है रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ा देना चाहिए, तो पूरा परिवार जो है राजनीति में आ जाएगा। लेकिन ये हंसी मजाक की बात है, ये कोई गंभीर बात नहीं है, तो इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। प्रियंका वाड्रा के आने का मतलब, जो लोग नहीं चाहते थे, कांग्रेस में ऐसा एक वर्ग है जो राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है, जो चाहता था कि प्रियंका संसदीय राजनीति में ना आए, संगठन के काम में लगी रहे, वो कैंपेन करे, वो संगठन का काम देखें, राज्यों का प्रभार देखें, लेकिन
चुनावी राजनीति में ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि ये आम धारणा है कांग्रेसियों में और कांग्रेस के बाहर भी कि प्रियंका राहुल गांधी से बेहतर स्पीकर हैं, बेहतर कम्युनिकेटर हैं, और वो जब सदन में होंगी और राहुल गांधी भी वहां होंगे तो वो ओवरशैडो कर जाएंगे राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब जो है वो स्थिति आ गई है। अब ये फैसला होना है, कांग्रेस में भी फैसला होगा। प्रियंका वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये इसकी औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से हो गई है राहुल गांधी के वायनाड की सीट खाली करने के बाद। तो अब राहुल गांधी ने वायनाड क्यों छोड़ा, रायबरेली क्यों नहीं छोड़ी? दो कारण। एक कारण तो जो है केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने बता दिया, सुधाकरन ने। उन्होंने कहा कि वायनाड से एमपी बनकर राहुल गांधी देश का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। मतलब छोटा सा प्रदेश है, वहां के एमपी होकर, वहां के जनप्रतिनिधि होकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे। ऐसी बात तो कोई मतलब कहीं संविधान में लिखी नहीं है, और व्यवहारिक रूप से भी ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा गया? जो भी कह रहा था, जो लोग भी ऐसा मानते हैं, उनके दिमाग में उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था कि गुजरात जैसा राज्य, जहां से भाजपा जिस सीट पर भी चाहती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खड़ा करती, और वो जीते भी, बड़ौदा से भी लड़े थे 2014 में, जीते भी, बड़े मार्जिन से जीत सकते थे, उनको प्रदेश छोड़ने की जरूरत नहीं थी। एक समय ये भी चर्चा चली थी कि गुजरात छोड़ने का गलत संदेश जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, वहां से अगर आप सांसद नहीं हैं, आप जनप्रतिनिधि नहीं हैं, तो आपके लिए प्रधानमंत्री का पद दूर नजर आता है। अभी तक केवल एक नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है, और वो उत्तर प्रदेश से नहीं चुने गए थे। उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। 5 साल तक वो रहे। उसके अलावा भी जो लोग रहे, भले ही थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन उनकी भी संख्या बहुत कम है। मैं गुलजारी लाल नंदा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पहली बार बने थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में। उसके बाद जो है, जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकारें बनी, 2 सरकारें बनी, तो एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ये प्रधानमंत्री बने। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे। उसके अलावा जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सब के सब का उत्तर प्रदेश से नाता रहा है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी नरेंद्र मोदी तक। तो नरेंद्र मोदी को जब उत्तर प्रदेश लाया गया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत खराब थी। उनके आने के बाद, बनारस से उम्मीदवार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी एकदम से उत्तर प्रदेश में उठ गई, और उसका असर बिहार पर भी पड़ा। तो पूरे उत्तर भारत पर उसका असर पड़ा। और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उस समय ऐसी थी, वो एक उम्मीद की किरण नजर आ रहे थे। क्या राहुल गांधी के बारे में ऐसी बात कही जा सकती है? क्या लोगों को राहुल गांधी एक उम्मीद की किरण या फिर नई उम्मीद जगाने वाले नेता के रूप में दिखाई देते हैं? प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहला चुनाव लड़े, तो संसदीय राजनीति में उनका पहला कदम था। उससे पहले संसद का चुनाव कभी नहीं लड़े थे, राज्यसभा में तो आए ही नहीं थे। जितने समय रहे विधायिका में रहे, मतलब विधानसभा में रहे, गुजरात की विधानसभा में, वो भी जब मुख्यमंत्री बने तभी विधानसभा गए। तो राहुल गांधी 20 साल से राजनीति में है, संसदीय राजनीति में है, और 3 बार जो है अमेठी से चुनाव जीत चुके हैं, और 1 बार वायनाड से जीत चुके हैं। अब दूसरी बार जीते हैं इस बार 2024 में। तो उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पूरी तरह से जागृत हो गई है। ये जो 5 साल उसको दबाया जाता रहा, जो चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया अलायंस जब बना तब उसको दबाया गया, ये कांग्रेस पार्टी सजग होकर ये कोशिश करती रही, ये बात भी न निकलने पाए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से या फिर इंडिया अलायंस की ओर से। इंडिया अलायंस में तो इस नाम पर सहमति थी नहीं राहुल गांधी के नाम पर, बल्कि इंडिया अलायंस टूट जाता अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की कोशिश भी करती। बनाना तो संभव नहीं था, और कौन लोग विरोध कर रहे थे बड़ा स्पष्ट था। तो इसलिए राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना 2024 में
लगभग असंभव हो गया था, जबकि 2019 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। इसके बावजूद 2024 में कांग्रेस ये हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन अभी एक विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़ी फ्रेजाइल है, बड़ी नाजुक है, मतलब जरा सा भी इधर उधर हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ तो ये सरकार गिर सकती है। और कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष की नजर दो पार्टियों, दो नेताओं पर है, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड। दोनों पर इनको लगता है कि ये अगर खिसकेंगे तो हो सकता है और लोग खिसके और सरकार गिर सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये आजाद भारत की पहली गठबंधन की, चुनाव पूर्व गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इससे पहले किसी भी चुनाव पूर्व गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था, बहुमत का जनादेश नहीं मिला था। जो भी गठबंधन की सरकारें बनी वो चुनाव बाद जो गठबंधन हुए उनके कारण बनी, या फिर जो है उनको बहुमत तभी मिला जब पोस्ट पोल अलायंसेस हुए। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो, दोनों समय में, या वीपी सिंह की सरकार की भी बात कर लें वो भी। तो कुल मिलाकर ये सरकार अपने आप में एक अनोखी सरकार है। ये पहला प्रयोग इस तरह का भारत के मतदाता ने किया है, जब एक पार्टी की बजाय एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है। ये जो कहा जा रहा है कि अब गठबंधन की सरकारों का जमाना आ गया, एक पार्टी के शासन का समय चला गया, मैं अभी इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। अभी पूर्ण बहुमत के मुद्दे से मतदाता हटा नहीं है। उसने भारतीय जनता पार्टी को भले ही पूर्ण बहुमत न दिया हो, लेकिन उसके गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया और ठीक ठाक पूर्ण बहुमत दिया। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बने, ये मतदाता के मन में कहीं ना कहीं है, वो एक पार्टी की हो, गठबंधन की हो, इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये 2024 का जनादेश कहता है। तो राहुल गांधी की इच्छा जागी है। तो केरल के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो बात कही उसको जरा आप सोच कर देखिए कांग्रेस के दूसरे नेताओं के बयानों के संदर्भ में। सबको ये लग रहा है कि यही मौका है जब राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस के नेता सुबह शाम रोज, अभी सरकार बने जुमा कुछ दिन हुए हैं, 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ है प्रधानमंत्री का और उनके मंत्रिमंडल का, और उसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि ये सरकार लंबे समय नहीं चलेगी। तो योजना क्या है? राहुल गांधी चाहते हैं कि ये सरकार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम चले, मध्यावधि चुनाव। ये लक्ष्य है इंडी गठबंधन और खासतौर से कांग्रेस का कि मध्यावधि चुनाव हो। उनको लगता है कि मध्यावधि चुनाव हुआ तो अभी जो उनकी स्थिति है, अभी जो उनकी संख्या है सदन में, वो बढ़ जाएगी। अब उसका आधार क्या है ये वही बता सकते हैं। ऐसा कोई संकेत दिखाई नहीं देता। बीजेपी ने जो गलती 2024 में की, वो अगर मान लीजिए, तर्क के लिए कहते हैं, मान लीजिए मध्यावधि चुनाव होते हैं तो फिर वो गलती दोहराएगी, इसको मानने का कोई कारण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में ऐसी कोई कमी नहीं आई है। ये बात जरूर है कि उन पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं आई, वोट प्रतिशत भी उसके अनुरूप नहीं आया। जाहिर है वोट प्रतिशत नहीं आया तो सीटें भी कम होना स्वाभाविक ही है। तो इसलिए जो है कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी छलांग मिली हो, कोई बहुत बड़ी सफलता मिली हो, वो 53 सीटें थी उसकी पिछली लोकसभा में, अभी 99 पे पहुंची, 100 क्रॉस नहीं कर पाई है। और ये लगातार 10वां लोकसभा चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला, और ये लगातार तीसरा चुनाव है जब कांग्रेस विरोधी पार्टी को या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अखबारों में छप चुका है, चैनल्स पर चल चुका है, सब जगह चर्चा में है, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, चुनकर आए। तो इसलिए जो है ये मानना कि ये सरकार बहुत कमजोर है और चल नहीं पाएगी। एक और तर्क दिया जाता है कि मोदी को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। गुजरात में जब 13 साल मुख्यमंत्री रहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार रही, 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार रही। लेकिन मोदी सबसे ज्यादा चमकते हैं
जब उनके सामने कोई चुनौती होती है। तो चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाता है, ये नरेंद्र मोदी को आता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो परिस्थिति है, खासतौर से जो दो गठबंधन के साथी हैं, तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, दोनों का जो राजनीतिक अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, और दोनों के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंध रहे हैं और हैं, उसको देखते हुए इस सरकार पर कोई उनकी ओर से खतरा आएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन उन दोनों के चले जाने के बाद भी सरकार अल्पमत में आ जाएगी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जो निर्दलीय जीते हैं उनमें से ज्यादा लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए में कुछ और दलों को जोड़ने का प्रयास करेगी। जो तीसरा लक्ष्य जो है प्रियंका को केरल से, वायनाड से चुनाव लड़ाने का है, वो 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार भी पिनराई विजयन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। इस बार पिनराई विजयन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है और ये उम्मीद की जा रही कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और प्रियंका वाड्रा के वहां से सांसद होने और वहां कैंपेन करने का कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, क्योंकि इस समय केरल में कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई स्टेट लीडर नहीं है जो इससे पहले हुआ करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री जो चांडी थे उनका निधन हो चुका है और उनके कद का कोई नेता केरल में इस समय कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो एक लीडरशिप वैक्यूम जो है यूडीएफ में, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, उसमें है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी कमी जो है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों मिलकर कर सकते हैं। अब ये होगा नहीं होगा ये 2026 में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ये है, उसमें कितना सफल होती है ये देखने की बात होगी। अब सीपीएम के लिए, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और खासतौर से सीपीएम के लिए वायनाड का चुनाव एक तरह से करो या मरो का प्रश्न है। अगर प्रियंका वाड्रा वहां से जीतती है, जिसकी पूरी संभावना नजर आती है, क्योंकि जीत जो है मुस्लिम वोटों पर निर्भर है और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस के साथ है, तो इसलिए सीपीएम के वहां जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है कि 2024 में जितनी ताकत सीपीएम ने लगाई थी, सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा वहां से उम्मीदवार थी, वो डी राजा की पत्नी है, सीपीआई के जो नेता है, महासचिव हैं, उनकी पत्नी है, उनको उम्मीदवार बनाकर जिस तरह से ताकत लगाई थी, मुझे लगता है उससे कई गुना ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश सीपीएम करेगी इस बाई इलेक्शन में। लेकिन पिनराई विजयन की जो स्थिति है, उनकी लोकप्रियता जितनी तेजी से घट रही है, बल्कि कहे जितनी तेजी से वो अलोकप्रिय हो रहे हैं, उसमें सीपीएम को या लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को ज्यादा वोट मिलेंगे या ज्यादा समर्थन मिलेगा, इसकी उम्मीद नजर नहीं आती। और वायनाड में वैसे भी जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी उस इलाके में भी, केरल में भी, हालांकि हिंदू वोटों का उसने ध्रुवीकरण किया है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया है कि वायनाड से उस जीतने की कोई गुंजाइश बने। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका वाड्रा को वायनाड से उतारकर उसके दोनों हाथों में लड्डू होगा कि नहीं 2026 में पता चलेगा, जब विधानसभा चुनाव होंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।